comparison between electrophile and nucleophile. इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में हमने पिछली क्लास में देखा था क्या क्या होता है, बट आज हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, जिससे थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा. इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, देखो पहला पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है. और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है. इसके पास चूंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इट मींस कि इट विल एक्सेप्ट ए इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अदर्स. ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है, एक्सेप्ट करता है. न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो डेफिनेटली ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर. डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू अदर्स. तो अब देखो इलेक्ट्रोफाइल का रोल क्या हो जाएगा. चूंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सेप्ट कर रहा है तो इट मींस कि एक्ट एज लेविस एसिड. और इसके केस में आप क्या दोगे कि इट विल एक्ट एज लेविस बेस, अगर हम एसिड बेस प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करते हैं. ठीक है, इसी तरह से रिएक्शन में देखोगे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि ये अटैकिंग रिजेंट होते हैं, तो अगर अटैकिंग रिजेंट है तो इट विल अटैक. चूंकि इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अटैक करेगा कहां पर, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होगी. यानी आपके मॉलिक्यूल में पोलैरिटी के थ्रू दो पोल बनेंगे, एक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के. तो अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रिजेंट है फॉर द रिएक्शन के लिए, तो ये उस पॉइंट पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होगी. सो इट विल अटैक रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. और इसके केस में जस्ट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये वहां पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगी. सो इट विल अटैक रीजन ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ताकि ये वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके. इसको देखो मैं इस तरह से समझा रहा हूं, जैसे आप पोलैरिटी जब आप कंसीडर करते हो, मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है. ठीक है, जैसे अगर आप HCl कहीं ले लो थोड़ी देर के लिए, हालांकि ये ऑर्गेनिक नहीं है, पर मैं ये समझाने के लिए ले रहा हूं. अब HCl में क्या होता है कि पोलैरिटी आती है. पोलैरिटी कैसे आती है कि बॉन्ड बनने के बाद क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, तो ये बॉन्ड पेयर क्लोरीन के तरफ पार्शियली शिफ्ट हो जाता है. तो इससे क्या होता है कि क्लोरीन आपका नेगेटिव पोल बनता है. इट मींस कि क्लोरीन के साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है और हाइड्रोजन के साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर होगी. रिजेंट आएगा. अगर मान लो कि आपका इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, अटैक करेगा. अगर आपका न्यूक्लियोफाइल आपका अटैकिंग रिजेंट है, तो ये कहां पर अटैक करेगा, ये यहां पर अटैक करेगा जहां पर डेंसिटी लो है. सर ये वाला समझ में नहीं आया. ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि ये बॉन्ड बनेंगे. देखो मैंने बताया कि इलेक्ट्रोफाइल आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डेफिनेटली ये उन पॉइंट को कंसीडर करेगा या अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा. क्योंकि पूरी रिएक्शन जो होती है कहीं पर भी वो प्लस माइनस के अट्रैक्शन से चलती है. प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन लेस, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन हायर. तो हमेशा प्लस वाला पॉइंट जो है वो माइनस वाले पर जाता है, माइनस वाले प्लस पर. तो इलेक्ट्रोफाइल आपका पॉजिटिव स्पीसीज है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है. इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को हम पॉजिटिव मानते हैं,
और इलेक्ट्रॉन के एक्सेस होने को हम नेगेटिव मानते हैं। जैसे जब आप यहाँ पर देखो कि ये बॉन्ड पेयर क्लोरीन के तरफ शिफ्ट होता है, तो आप क्या मानते हो कि क्लोरीन के तरफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गए, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा माइनस। तो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए मतलब वहां नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो गया, और जहां पर इलेक्ट्रॉन लेस हो गए, अब जैसे हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगी, तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, पॉजिटिव साइन से। तो पॉजिटिव का मतलब होता है लो इलेक्ट्रॉन, लेस इलेक्ट्रॉन। तो अब जैसे मान लो कि ये आपका, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये मॉलिक्यूल है, ये हमारा अटैकिंग रीजेंट है। तो मैंने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अगर मान लो HCl पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आ रहा है, तो ये कहां पर अटैक करेगा, ये उस पॉइंट पर अटैक करेगा जहां पर डेंसिटी हाइयर है। जैसे क्लोरीन आइटम पर डेंसिटी हाइयर है, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल Cl पर अटैक करेगा। अगर यहाँ पर अटैकिंग रीजेंट न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो आपने क्या लिखा है कि ये वहां अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर होती है। इट विल अटैक रीजन ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन आपके इन अटैकिंग रीजन का बिहेव कैसा होगा। तो अगर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रीजेंट है, तो ये H पर अटैक करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल है तो ये Cl पर अटैक करेगा। नाउ इट्स क्लियर बेटा? yes sir. ठीक है, तो आपके पास दो तरह की अटैकिंग रीजेंट होगी, दो तरह की स्पेसीज होगी जिससे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इंटरेक्ट होगा, या तो इलेक्ट्रोफाइल से अट्रैक्ट होगा या न्यूक्लियोफाइल से इंटरेक्ट होगा। ठीक है, एक और वर्ड आता है, इसीलिए मैंने वर्ड किया। कुछ ऐसे स्पेसीज होती है जो सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल है, कुछ ऐसी स्पेसीज है जो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल है, कुछ होते हैं कि जो इसमें दोनों कैरेक्टर होता है। मतलब वो ड्यूरिंग द रिएक्शन एज ए इलेक्ट्रोफाइल भी बिहेव कर सकती है, एज ए न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकती है, यानी इसमें बोथ नेचर आ जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एम्बीडेंट स्पेसीज। तो ये भी वर्ड में एक आपको एक अलग से बता दे रहा हूं, कभी आ गया तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो एक और स्पेसीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं एम्बीडेंट स्पेसीज। एम्बीडेंट स्पेसीज का मतलब होता है कि विच कैन बिहेव बोथ एज इलेक्ट्रोफाइल। देखो मैं इलेक्ट्रोफाइल को E+ लिखता हूं, और ये सिंबल भी अब आपको फेमिलियर हो जाना चाहिए। E+ का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, ये शॉर्ट सिंबल हो गया, विच बिहेव बोथ एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, यानी दोनों की तरह जो बिहेव करे उसको हम लोग एम्बिडेंट कहते हैं। एग्जाम्पल भी जैसे हम देखें, फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर एक एम्बिडेंट है। कैसे, ये देखो वाटर में पहली बात है जनरली न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पेसीज होती है जिसमें निगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर है। वाटर में क्या है कि O के ऊपर 2 लोन पेयर है, तो ये वाला पॉइंट जो होता है, अगर ये पॉइंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये आपका लोन पेयर जो होता है वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन का पॉइंट होता है, तो मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। सर ये फिर अगर से रिपीट करना है वाटर क्या? का, बेटा एम्बिडेंट का जी सर, मतलब वो होता है कि एग्जाम्पल जो ऐसी आप कह रहे थे स्पेसीज, वो वाला। तो वाटर का ही तो बता रहा हूं कि वाटर में O के ऊपर 2 लोन पेयर है। तो देखो न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि जहां पर लोन पेयर हो, तो वाटर में अगर आपका ऑक्सीजन इंटरेक्ट हो रहा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर देखो 2 लोन पेयर है, तो इट विल बी हैविंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये अपने लोन पेयर से किसी पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इट मींस कि जब ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो ये लोन पेयर उसको डोनेट करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल की आपकी टेंडेंसी क्या होती है कि विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अगर वाटर का ऑक्सीजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होगा, तो हियर इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, अगर वाटर का O इंटरेक्ट हो रहा है। अगर आपका H इंटरेक्ट होगा, तो ये पॉइंट जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि H के इंटरेक्ट कैसे होगा, H के ऊपर तो कोई लोन पेयर नहीं है, यानी H अपने बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा। तो जब ये ब्रेक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव। तो आपने पढ़ा कि जो भी केटायन होते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अदर्स। तो जो भी केटायन जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसका मतलब कि जब रिएक्शन में हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा तो इट विल बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? तो इसका मतलब कि वाटर में दोनों टेंडेंसी है,
वाटर आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। अब ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस बेटा, किसी न्यूक्लियोफाइल कोई का डाउट है इसमें? सर न्यूक्लियोफाइल का रिश्ते रिएक्ट करता है सर जिसपे सर लोन पेयर्स हो। बिल्कुल, या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव हो। न्यूक्लियोफाइल वही बिहेव करेगा जिसमें लोन पेयर होगा या नेगेटिव होगा। ओके सर। ठीक है, तो ये भी एक स्पेसीज आती है एम्बिडेंट, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो, एक तो होता है अटैकिंग रीजेंट, उसके बाद जैसे अभी आपको मैंने HCl का एग्जांपल दिया था, यहाँ पर एक टर्म आएंगे, जैसे आपको ये भी टर्म फैमिलियर होना चाहिए, ये आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के रेफरेंस में आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो ये वर्ड भी थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि अभी हम रिएक्शन ही पढ़ने वाले। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, इसका मतलब क्या होता है? देखो, जैसे पोलराइजेशन आपने पढ़ा है कि दो पोल बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव पोल को हम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहते हैं ऑर्गेनिक के लैंग्वेज में, और नेगेटिव पोल को न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहा जाता है। जिस तरह से HCl में पोलराइजेशन होता है, तो आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में भी क्या होगा कि कई बार कई बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी। जैसे मान लो कि अगर आप ले रहे हो CH3Cl, ये आपका है क्लोरोमीथेन, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम इसके स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लिंक है, पोलैरिटी यहाँ कहाँ बनती है? कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड में, यानी इस मॉलिक्यूल में कार्बन और क्लोरीन वाले बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी। क्यों पोलैरिटी आएगी? क्योंकि यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, ऐसे दो एटम के इन बिटवीन बनाए जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लार्ज डिफरेंस है। तो अब देखो, पोलैरिटी में क्या होगा कि आपका क्लोरीन इस बॉन्ड पेयर को कार्बन से ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब ये बॉन्ड पेयर Cl के तरफ शिफ्ट होगा। तो इसको हम इस तरह से दिखाएंगे, और इसको हम शो करेंगे कि ये डेल्टा नेगेटिव पोल बना और ये कार्बन आपका डेल्टा पॉजिटिव पोल बना। तो देखो, मॉलिक्यूल में क्या होता है कि जहां पर पोलैरिटी होती है वही आपका रिएक्टिव साइट होता है मॉलिक्यूल का। इसका मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल का जो रिएक्शन के लिए जो साइट होगा वो ये होगा, क्योंकि रिएक्टिव साइट का मतलब होता है कि जहां पर बॉन्ड ब्रेक होंगे या बॉन्ड फॉर्म होंगे, तो यहां पर आपका पोलैरिटी है, और यही रिएक्टिव साइट है क्लोरोमीथेन का। अब इसमें देखो, ये जो आपका कार्बन जो पार्शियल पॉजिटिव गेन हो रहा है, इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब ये बॉन्ड का पॉजिटिव पोल है, और जो नेगेटिव पोल है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ये ऑर्गेनिक की लैंग्वेज है। जो आप डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये हम जनरल बॉन्डिंग में टर्म यूज कर रहे थे, अब उसी को यहाँ पर एक वर्ड दे दिया गया कि जो पार्शियल पॉजिटिव है मतलब वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, जो पार्शियल नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो ये वर्ड कई बार आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इलेक्ट्रोफाइल हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब कि जो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ टेंडेंसी रखता है, और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब जो न्यूक्लियोफाइल की तरह टेंडेंसी रखता है। ओके बेटा, क्लियर है ये सबको? 1 मिनट सर। सर एक बार ये एम्बिडेंट वाला बता दो। एम्बिडेंट एम्बिडेंट मतलब वाला। बेटा देखो, लिखा है ना जिसमें दोनों टेंडेंसी हो। जैसे मैंने बताया कि एक होगा जो सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल होगा, एक जो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल होगा, और एक जो दोनों की तरह काम कर सकता है। मतलब एक ही स्पेसिस एक रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगी और दूसरी रिएक्शन में वह न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी। तो ऐसे स्पेसिस को हम कहते हैं एम्बिडेंट स्पेसिस। एम्बिडेंट मींस which have the nature of both electrophile and nucleophile, या which can act both। yes बेटा। एक बार फिर से बताओ सर, एक सर एग्जांपल जो आपने बताया ये लास्ट में। नहीं, ये किसका एग्जाम्पल बोल रहे हो? सर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वाला और ये न्यूक्लियोफिलिक वाला। बेटा ये मैंने बताया कि जब आप पोलैरिटी किसी मॉलिक्यूल में शो करते हो, तो पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर जब शिफ्ट होता है, ठीक है, तो जिसके तरफ शिफ्ट होता है वहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाता है, तो मतलब वो नेगेटिव
चार्ज का पॉइंट बन जाता है, और उसके अपोजिट में जो होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं वह पॉजिटिव सेंटर बन जाता है, पॉजिटिव पोल बन जाता है। तो यही जो निगेटिव और पॉजिटिव सेंटर बनते हैं ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड पेयर इन ए कोवैलेंट बॉन्ड इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो दे आर टर्म्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि क्लोरोमीथेन में कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से हायर है, तो ये बॉन्ड पेयर क्लोरीन के तरफ शिफ्ट होगा। तो ये एरो शिफ्टिंग दिखा रहा है कि किसके तरफ जा रहा है, तो शिफ्टिंग से क्लोरीन नेगेटिव पोल बनेगा और कार्बन पॉजिटिव पोल। तो ऑर्गेनिक लैंग्वेज में जो पॉजिटिव पोल बनता है उसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहा जाता है, बिकॉज अब ये न्यूक्लियोफिलिक स्पेसीज को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता है मॉलिक्यूल के, और ये क्लोरीन जो नेगेटिव पोल बना इसको न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहेंगे क्योंकि इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एज ए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, तो इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल। अटैकिंग रीजन जो दो हैं उसमें से ये इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, और ये अगर अट्रैक्ट करेगा तो न्यूक्लियोफाइल को। सर ये एग्जांपल फिर एम्बिडेंट वाला उसका होगा क्या? सर ये नहीं बेटा, ये अलग टर्म है, इसको आप इसके साथ क्यों मिक्स कर रहे हो? ये अलग चीज हुआ, मतलब ये टर्मिनोलॉजी अलग है, ये टर्मिनोलॉजी अलग है। नहीं सर इसमें फिर सर वो भी तो हो सकता है, मतलब सर दोनों रिएक्ट कर सकते हैं सर, E+ भी और एन न्यूक्लियोफिलिक वाला भी। ओहो, इसको आप एम्बिडेंट मत लो बेटा, यहाँ पर हम रिएक्टिव साइट का डेफिनेशन बना रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेंगे वहां पर जहां पोलैरिटी आएगी तो जिधर पॉजिटिव होगा उसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहा जाता है, अपोजिट वाले को न्यूक्लियोफिलिक। इट डज नॉट मीन्स कि ये आपका एम्बिडेंट हो गया। एम्बिडेंट का मतलब हो गया जो आगे मैं बता रहा हूँ, जो इंटरेक्ट करेगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। ये अटैकिंग रीजन का मतलब क्या होता है कि जो रिएक्शन में आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से इंटरेक्ट होता है अच्छा उनको कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। ओके सर। ठीक है, तो आप इसको मत कंसीडर करो। अब हम आ रहे ऑर्गेनिक रिएक्शन। देखो आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन तो अभी आपको जब आप प्रॉपर्टी पढ़ोगे डिफरेंट कंपाउंड लेकर वहां पर मिलेंगे। यहाँ पर क्या है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस के टाइप को समझना है। देखो ऑर्गेनिक क्या है, जैसे आप कह सकते हो ना कि ऑर्गेनिक एक बड़ा क्या कहते हैं सोफिस्टिकेटेड पार्ट है केमिस्ट्री का, इसमें हर चीज को कोई ना कोई वर्ड दिया हुआ है। जैसे अभी आपने देखा केमिकल बॉन्डिंग में हम सिंपल कहते थे कि भाई शिफ्टिंग हुआ तो ये पोलैरिटी है, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो उसके लिए भी एक वर्ड यूज किया गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो ऑर्गेनिक में क्या है कि हर चीज के लिए टर्मिनोलॉजी बनाई गई है, मतलब ये थोड़ा बड़े में सोफिस्टिकेटेड टाइप का है। यहाँ हर चीज जो है डिफाइन की जाती है, उसको कोई ना कोई वर्डिंग से नेम दिया जाता है। तो रिएक्शन का मतलब तो नॉर्मल चीज होता है कि जहां पर दो या दो से ज्यादा केमिकल मॉलिक्यूल इंटरेक्ट होते हैं और उससे एक नया मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो जब इंटरेक्शन होता है तो उसमें क्या होते हैं, क्या आपके गिवन मॉलिक्यूल के बॉन्ड ब्रेक होते हैं। यहाँ पर देखो हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के रेफरेंस में केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं। सो रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहाँ पर आपको बेसिकली रिएक्शन के बारे में समझना है, टाइप समझना है। आपको रिएक्शन यहाँ पर याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि दो तरह की आपके पास रिएक्टिंग स्पीसीज होंगी, एक ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन के स्केलेटन चेन होती है, कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, एक दूसरा आपका इनऑर्गेनिक होगा, यानी जो ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, इसको हम मेन रिएक्टेंट मानते हैं। जैसे रिएक्शन में होता है ना कि रिएक्शन में लेफ्ट में आप रिएक्टेंट लेते हो, तो रिएक्टेंट के लिए यहाँ पर दो वर्ड यूज किए जाते हैं। एक तो इसको हम लोग लेते हैं रिजेंट, या सपोज करो ये आपका मेन रिएक्टेंट होता है। ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल होता है रिएक्शन में उसको हम मेन रिएक्टेंट मानते हैं। और इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, क्या यूज किया जाता है, शायद सबस्ट्रेट। इसको सबस्ट्रेट वर्ड भी यूज किया जाता है। ठीक है, और ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिससे इंटरेक्ट होता है, तो जो हम अटैकिंग रीजन की हम बात कर रहे हैं, तो अटैकिंग रीजन इसी से प्रोड्यूस होते हैं।
अटैकिंग रीजन जो होते हैं वह जनरली इसी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस होते हैं। तो अब क्या होता है कि आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर, जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर सबसे पहले आपका अटैकिंग एजेंट इंटरेक्ट करता है। अब अटैकिंग एजेंट जो होते हैं यहां पर 3 तरह के हम कंसीडर करते हैं। एक तो आपने लिया इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों के अलावा फ्री रेडिकल जो आता है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट भी होता है और अटैकिंग एजेंट भी होता है। ये दोनों की तरह काम करता है। तो अटैकिंग एजेंट जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होगा तो इसके अंदर के बॉन्ड ब्रेक होंगे और उनसे अनस्टेबल स्पीसीज प्रोड्यूस होंगी जिनको हम कहेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट फर्दर किसी और अटैकिंग रीजन से इंटरेक्ट होंगे और ये अटैकिंग एजेंट आपके इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं या फ्री रेडिकल हो सकते हैं। यानी पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जब अटैकिंग एजेंट इंटरेक्ट होंगे तो इनसे एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हमने पढ़े थे, क्या बनते हैं? कार्बोकेटायन, कार्बेनियन और फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट में भी आता है, अटैकिंग में भी आता है। तो पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर से बॉन्ड जब ब्रेक होंगे आपके फर्स्ट अटैकिंग रीजन के इन्फ्लुएंस से, तो उससे रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेंगे। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट फिर फर्दर अटैकिंग रीजन से इंटरेक्ट होकर फाइनल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। ये जो फाइनल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बनेगा यानी फाइनल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बनेगा। ये मैं आपको दिखाया एक ओवरऑल जिसको कहते हैं फ्लो डायग्राम ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन कि क्या होता है इसमें। क्लियर हो गया बेटा? रिएक्शन में 2 तरह के स्पीसीज है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जनरली अटैकिंग रीजन प्रोवाइड करते हैं और ऑर्गेनिक जो होता है इन अटैकिंग रीजन से इंटरेक्ट होता है। तो पहले इंटरेक्शन से ये रिएक्शन इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है जो फर्दर फिर अब ये देखो कोई जो नहीं कि हमेशा 2 ही स्टेप होंगे या यहाँ इंटरनली एक से ज्यादा स्टेप भी हो सकते हैं, पर ये मेन स्टेप 2 बनते हैं। पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है और फिर ये रिएक्शन इंटरमीडिएट फर्दर अटैकिंग रीजन से इंटरेक्ट होकर फाइनल प्रोडक्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं। जैसे अगर सपोज करो रिएक्शन की हम बात करें सर आप तो कॉपी रिएक्शन को 2 तरह की थोड़ा होती है। सा नीचे कर दीजिए। थैंक यू सर। ठीक है, अब यह देखो रिएक्शन कोई भी है, इन जनरल हम बात कर रहे हैं कि रिएक्शन 2 तरह की होती है, सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? तो देखो मैं एक सिंपल से एक बहुत ही छोटा एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, आई थिंक कि आप उससे समझ जाओगे। अगर किसी को दिल्ली से मुंबई जाना है, सो व्हाट विल बी मोड ऑफ जर्नी? मोड ऑफ जर्नी क्या हो सकती है? या तो ट्रेन हो सकती है या फ्लाइट हो सकती है, यही होगा ना? यस सर। यस सर। तो अगर हमें टाइम कंसीडर नहीं करना है, कॉस्ट कंसीडर नहीं करना है कि भाई ट्रेन में टाइम ज्यादा लगेगा, फ्लाइट में टाइम कम लगेगा, फ्लाइट की कॉस्ट ज्यादा होगी, ट्रेन की कॉस्ट कम होगी, सॉरी ट्रेन की कॉस्ट कम होगी, ठीक है, फ्लाइट में हमें ज्यादा कंफर्ट मिलेगा, ट्रेन में लेस कंफर्ट मिलेगा। अगर ये पॉइंट हटा दिया जाए और फिर आपको कंपेयर करना हो कि इन दोनों मोड से अगर हम दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो डिफरेंस क्या है? एनीवन टाइम का। कोई बता सके? टाइम कंसीडर ही नहीं करना है, ना कॉस्ट कंसीडर करना है, ना कंफर्ट कंसीडर करना है। सर तो डिस्टेंस, सर कोई सी भी ले लो। हाँ, तो स्पीड का डिफरेंस आ जाता है ना। एक सरफेस पे चल रही है, अगर एक हम हवा लोग में जा रही। नहीं सर, एक का सर डिस्टेंस है, एक का डिस्प्लेसमेंट है, अगर फिजिक्स के टर्म में बोले तो। नहीं, देखो जो मैं पॉइंट आपको समझा रहा हूँ ध्यान से देखना। अगर आप दिल्ली से मुंबई ट्रेन से जा रहे हो तो जनरली जो ट्रेन दिल्ली से खुलेगी वो सीधे मुंबई में तो हॉल्ट नहीं करेगी, बीच में कई सारे टाउन्स आएंगे, झांसी आ गया, नागपुर आ गया, ग्वालियर आ गया, तो ये सारे टाउन से होती हुई जाएगी। लेकिन आपका फ्लाइट तो सीधे दिल्ली से मुंबई जा रहा है। आप सपोज करो दिल्ली से ट्रेन खुली, झांसी में जाकर रुक गई, इसका मतलब आप झांसी गए,
भले आप वहां 1 मिनट या 2 मिनट ही रुके उस शहर में, पर आप गए तो सही। तो यही है कि ट्रेन की जर्नी जो है वो स्टेप में डिवाइड हो रही है। आप उसमें कई टाउन और सिटीज को टच करते हुए जा रहे हो, लेकिन जब आप फ्लाइट से जा रहे हो तो आप किसी भी टाउन सिटी को आपने टच नहीं किया, सीधे दिल्ली में बैठे मुंबई में लैंड कर गए। तो ठीक इसी तरह रिएक्शन में भी होता है कि ये जो मैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स बता रहा हूं, ये वही चीज है जो आप पढ़ा था ना कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन के इन बिटवीन जो फॉर्म होता है उसको रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। तो ये आपके जर्नी के इंटरमीडिएट हॉल्ट हुए। तो देखो आपके ट्रेन जर्नी में इंटरमीडिएट हॉल्ट होते हैं जो बहुत सारे हो सकते हैं, या एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है। पर जब आप फ्लाइट से जा रहे हो तो उसमें कोई भी हॉल्ट नहीं है। तो यहां पर सिंपल का मतलब होता है कि जिसमें आपका रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ एनी इंटरमीडिएट, यानी यहां पर रिएक्शन एक स्टेप में होती है। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होती है कि आपका रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, ये सबसे पहले ब्रेकअप होकर या डिकम्पोज होकर रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाता है। यानी यहाँ पर इंटरमीडिएट्स पहले फॉर्म होते हैं जो कि एक हो सकते हैं या एक से ज्यादा हो सकते हैं, और फिर ये इंटरमीडिएट से आप फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में होती है और यहाँ पर रिएक्शन एक स्टेप में होती है। नाउ इट्स ये पॉइंट क्लियर है बेटा आपको? Yes. सिंपल एंड तो अब देखो बाय नेचर जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है वह कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। ऑर्गेनिक रिएक्शन कभी भी सिंपल नहीं होती है, वह कॉम्प्लेक्स होती है। इट मींस कि हर ऑर्गेनिक रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स होते हैं। अब ये होता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को दो तरह से लिखा जाता है, एक सिंपल की तरह जिसमें हम इंटरमीडिएट शो नहीं करेंगे। यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को लिखने का दो तरीका है। एक तरीका हुआ है कि इसको भी सिंपल की तरह लिखो बिना कोई इंटरमीडिएट शो किए, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम आप जो रिएक्शन पढ़ते हो वो इसी मेथड को फॉलो करते हो। और एक होता है कि नहीं, आप इंटरमीडिएट भी शो करो कि हाँ भाई आपका आर जो है डायरेक्ट पी नहीं बना रहा है, पहले ए बना रहा है फर्स्ट स्टेप में, और ये स्टेप मार्क करते जाते हैं। फिर ए हमारा बी में कन्वर्ट हो रहा है और फिर बी हमारा फाइनल प्रोडक्ट दे रहा है पी। यानी रिएक्शन आपके 3 स्टेप हो गए। अब देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, इस मेथड में मैंने स्टेप्स के थ्रू इंटरमीडिएट शो किए और यहाँ पर इंटरमीडिएट शो नहीं किया। तो ये लाइक एलिमेंट्री हो गया, लाइक सिंपल रिएक्शन, कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को सिंपल रिएक्शन की तरह शो कर रहे हो, इनमें आप इंटरमीडिएट शो नहीं कर रहे हो। और एक होता है जिसमें आप इंटरमीडिएट शो करते हो। तो जब आप इंटरमीडिएट शो करते हो तो इसी को कहा जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो जनरली जब आप ऑर्गेनिक रिएक्शन पहले पढ़ते हो तो आप हमेशा पहले इस मेथड में पढ़ते हो, और जहां जरूरत पड़ती है फिर कि इसका हमें डिटेल चाहिए तब आप उसका मैकेनिज्म लिखते हो। तो मैकेनिज्म लिखने का मतलब होता है कि आप उसके इंटरमीडिएट को शो कर रहे हो कि आर से पी बनने के इन बिटवीन कौन कौन सी स्पीसीज फॉर्म हुई है, ये सारा आप डिटेल वहां देते हो। तो आगे चलकर हम देखेंगे कि बहुत जगह हम पहले इस तरह से रिएक्शन को पढ़ेंगे और जब जरूरत होगी तो फिर हम उसका मैकेनिज्म शो करेंगे। ये अगले चैप्टर से शुरू हो जाएगा आपका। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मुझे पहले बताने थे, जरूरी थे, ताकि आप आगे आइडेंटिफाई कर पाओ। तो फिर से आप एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देख लो कि ओवरऑल ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन अटैकिंग रीजेंट के थ्रू पहले कन्वर्ट होता है इंटरमीडिएट में। ये इंटरमीडिएट फर्दर अटैकिंग रीजन के कांटेक्ट में आते हैं या उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तब ये फाइनल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। और ये जो स्टेप्स हैं इंटरमीडिएट स्टेप, ये आपके एक या एक से ज्यादा पॉसिबल है, ठीक है। तो अब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, और ये आपका आई थिंक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर की थ्योरी का। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का मीनिंग है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के आप रिएक्शन पढ़ोगे उसमें क्या है कि आपके ऑर्गेनिक जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। तो उस चेंजेस के बेसिस पर रिएक्शन के टाइप बनाए गए। अब ये देखो टाइप क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यही हमें टाइप ऑफ डिस्कस करना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ये जो मेन टाइप है, एलिमिनेशन रिएक्शन, और एक आएगा कंडेंसेशन रिएक्शन,
एक और आएगा आपका आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, and the seventh is rearrangement reaction. रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। सब्स्टिट्यूशन इसमें ज्यादा समझने की जरूरत है। सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, कंडेंसेशन और रीअरेंजमेंट, ये आप अगर आप नहीं भी समझे, ये नेक्स्ट चैप्टर में फिर आपको मिल जाएंगे, पर यहीं पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा ये पॉइंट। ये आपके मेन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन है, और ये टाइप किस बेसिस पर बनाया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस विच आर अकरिंग इन योर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो आप रिएक्टेंट में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले रहे हो, तो जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें जो चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग ये टाइप बनाए गए। तो अब हम इन्हें एक एक टाइप को देखना है और उसकी डिटेलिंग करनी है। सर वैसे मीटिंग तो एंड सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, टाइम हो ही गया सर। हाँ मैं एक बार ऑफ करके फिर ऑन कर रहा हूँ ताकि फिर हम डिस्कस कर पाए कंटिन्यूटी में।